नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करेंगे। भारत और चीन के बीच आज वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर से मोल्डो बॉर्डर प्वाइंट पर कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता होगी। देश में अब तक कुल 46 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 2,27,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को टीके की पहली डोज लगाई गई। 6 सदस्यीय केंद्रीय दल केरल के दौरे पर। ये दल राज्य के 10 चिन्हित जिलों में कोविड संक्रमण फैलने और नियंत्रण उपायों का विश्लेषण करेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक निलंबित रखने संबंधी परिपत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड की दूसरी लहर के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के दायरे में 10 करोड़ परिवारों को लाया गया। योजना के अंतर्गत अब 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार करा सकने के पात्र। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का पदक हासिल करने का प्रयास जारी। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करेंगे। वे आईपीएस प्रोबेशनर्स से बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष सितंबर में आईपीएस प्रोबेशनर्स से बातचीत में पुलिस और जनता के संबंधों, दायित्वों में परस्पर सहयोग तथा सामुदायिक सेवा और सामूहिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया था। हमारे देश में समाज की शक्ति कितनी जबरदस्त है। सरकार से भी अनेक गुना शक्ति समाज में होती है। हम शासन व्यवस्था में जन शक्ति को जितना जोड़ने की आदत डालेंगे, इवन इन पुलिसिंग, आप देखिए हमारी सरलता भी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी बढ़ेगा और हम बहुत ही कम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे। और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक ये सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा। जब ये स्थिति बनती है तब शासन में बैठे हुए अधिकारियों की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। ये अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के जरिए चुने गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर के 12वें दौर की वार्ता होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बातचीत सुबह 10:30 बजे पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर मोल्डो बॉर्डर प्वाइंट पर होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेह स्थित 14वें कोर के लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस साल 9 अप्रैल को हुए 11वें दौर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने से जुड़ी बाकी मुद्दों के समाधान के लिए विचारों का विस्तृत आदान प्रदान हुआ था। दोनों पक्ष मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार बकाया मुद्दों को तेजी से सुलझाने की जरूरत पर सहमत हुए थे। इस संदर्भ में यह भी रेखांकित किया गया था कि अन्य क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी पूरा करने के लिए बलों की निर्बाधता पर विचार करने
करने तथा अमन और शांति की पूर्ण बहाली सुनिश्चित करने और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने जमीन पर संयुक्त रूप से स्थिरता बनाए रखने, किसी भी नए टकराव से बचने और संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर भी सहमति जताई थी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कल तक कुल 46 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 44,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। 21 जून से शुरू हुए व्यापक टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के 15 करोड़ 17 लाख लोगों को पहली डोज और 80 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 महीने से भी कम समय में 2,27,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इस अभियान के तहत 78,838 गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बाद तमिलनाडु पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में 34,000 से ज्यादा और उड़ीसा में 29,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार टीकाकरण की गति के साथ ही टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के लिए भी राज्यों की लगातार मदद कर रही है। मंत्रालय ने कल कहा कि सरकार सभी वयस्क आबादी के टीकाकरण के लिए राज्यों को 75% कोविड के टीके मुफ्त उपलब्ध करा रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कोविड टीकाकरण की धीमी गति का आरोप लगाने वाली कुछ मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। 2 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। जल्द ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 71,16,000 से अधिक टीके दिए जाएंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत टीकाकरण के लिए देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को लक्षित किया जाएगा। परिसंघ और सीरम इंस्टीट्यूट की साझेदारी से अस्पतालों और कॉरपोरेट जगत को टीकाकरण से जोड़ा जा सकेगा, जिससे टीकाकरण में तेजी आएगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक स्थगित रहेंगी। हालांकि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और निदेशालय से अनुमति वाली उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। निदेशालय ने कहा कि चुनिंदा मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। केरल में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कल 20,772 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण की दर बढ़कर 13.61% हो गई है। कल 116 कोविड रोगियों की मौत के साथ ही केरल में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,701 हो गई है। फिलहाल राज्य में 1.5 लाख से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में कोरोना रोगियों की संख्या में असाधारण वृद्धि को देखते हुए एक केंद्रीय दल राज्य के दौरे पर है। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रक विभाग के निदेशक सुजीत कुमार सिंह कर रहे हैं। ये दल राज्य के 10 जिलों में संक्रमण के प्रसार के कारणों का विश्लेषण करेगा। झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण में कमी आने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं फिर शुरू की जा सकती हैं, लेकिन स्कूल दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे और माता पिता की अनुमति से ही छात्र कक्षा में आ सकेंगे। कॉलेज स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ही फिर से खोले जा सकते हैं। छात्रों के लिए कोविड रोधी टीके की कम से कम 1 डोज लेना आवश्यक होगा। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को भी 50% क्षमता के साथ फिर शुरू करने की अनुमति दी गई है। मीडिया कर्मियों के अथक प्रयास और योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके परिवार की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, जिन्होंने कोविड की दूसरी लहर में अपनी जान गंवाई है। एक रिपोर्ट।
कुल 36 पत्रकारों के परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज आर्थिक मदद दी जाएगी, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ में कार्यरत रहे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र और टीवी टुडे ग्रुप के पत्रकार रोहित सरदाना का परिवार भी शामिल है। आज राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं परिजनों को चेक वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने उन पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था, जिन्होंने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। इस साल मई महीने में इसका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार पत्रकारों को सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराने और उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्य में कई पत्रकार ड्यूटी के दौरान ही संक्रमण के शिकार हुए थे और उनकी जान चली गई थी, जिसकी वजह से उनका परिवार संकट में आ गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करेंगे। भारत और चीन के बीच आज पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर मोलदो बॉर्डर प्वाइंट पर कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता होगी। देश में अब तक 46 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 2,27,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को टीके की पहली डोज लगाई गई। 6 सदस्यीय केंद्रीय दल केरल में 10 चिन्हित जिलों में कोविड संक्रमण के फैलाव और नियंत्रण उपायों का विश्लेषण करेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक निलंबित रखने संबंधी परिपत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड की दूसरी लहर के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, आयुष्मान भारत योजना के दायरे में 10 करोड़ परिवारों को लाया गया। अब 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार करा सकने के पात्र। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का पदक हासिल करने का प्रयास जारी। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में अब तक 10 करोड़ परिवारों को लाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कल लोकसभा में बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार कराने के पात्र हैं। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की साल में मुफ्त ट्रीटमेंट होना, मुफ्त ऑपरेशन होना, ये बहुत बड़ी योजना है और उससे गरीब लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। इस तरह से देश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ऑपरेशन की सुविधा मिले, इसलिए भारत सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। श्री मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना अमेरिका की बहुचर्चित ओबामा केयर योजना से 5 गुना बड़ी है। सरकार ने अंगदान और अंग प्रतिरोपण के लिए माहौल अनुकूल बनाने की दिशा में भी कई उपाय किए हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत सबके लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी रूपरेखा सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाई गई है। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन भी कल कथित पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान डालने के विपक्षी सदस्यों के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। देयर आर सो मेनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल रिलेटेड इशूज, जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तय होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच ही कॉर्पोरेट राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश किया।
वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 कल राज्यसभा में बिना चर्चा के पारित हो गया। विधेयक में नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर शासकीय बनाने की व्यवस्था है। बोर्ड के सदस्यों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। संशोधन के बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात भी बोर्ड में अपने प्रतिनिधि नामित कर सकेंगे। देश में 92.8% राशन कार्ड आधार नंबर से जोड़े जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 21 करोड़ 91 लाख राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का काम पूरा कर लिया है और राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 71 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। लोकसभा में कल सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण विधेयक 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 पेश किया गया। विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण विधेयक 2021 पेश किया। उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसमें सामान्य बीमा कंपनियों को कामकाज का एक बेहतर माहौल मिलेगा। इससे सामान्य बीमा क्षेत्र में अधिक पूंजी जुटाने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने निजी टीवी चैनलों के लिए दिन में कम से कम एक बार सांकेतिक भाषा में समाचार प्रसारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निजी टीवी चैनलों द्वारा इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जा रही है और मासिक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि दूरदर्शन श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए टीवी कार्यक्रमों और समाचारों की सुविधा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड आज दोपहर 3:30 बजे 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर उपलब्ध होंगे। ये पहला अवसर है जब राज्य में बोर्ड परीक्षा के परिणाम बिना किसी परीक्षा के जारी किए जा रहे हैं। इस वर्ष कोई मेधा सूची जारी नहीं की जाएगी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी आज 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। ये परिणाम बोर्ड की वेबसाइट unse.uk.gov.in पर देखे जा सकते हैं। कोरोना के कारण बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले वर्ष के कार्य निष्पादन के आधार पर ही इस बार मूल्यांकन किया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में तरसार वन क्षेत्र के नगरी बारान गांव से अब से थोड़ी देर पहले आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होने की खबर है। नगबिरान में सुरक्षा बलों का संयुक्त दल अभियान में शामिल है। ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। श्री मोदी इनमें से कुछ सुझावों को 15 अगस्त के अपने भाषण में शामिल करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से ही श्री मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सीधे नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करते रहे हैं। लोग अपने विचार और सुझाव MyGov पर साझा कर सकते हैं। और अब टोक्यो ओलंपिक की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में कल भारत का दिन मिला जुला रहा, जहां एक और महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए एक और पदक पक्का किया। वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने पदक की ओर एक कदम और बढ़ाया। हॉकी में भी जहां एक और पुरुष टीम ने जापान को हराया, वहीं महिला हॉकी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने पूर्व विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की नियेन चिन चेन को हराकर वेल्टरवेट श्रेणी के सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए भारत के लिए एक और पदक पक्का किया। अब लवलीना का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन तुर्की की बुसानीज सरमेनेली से होगा। लवलीना कोरोना से संक्रमित होने के कारण यूरोप में ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकी थीं, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों और जज्बों को बुलंद रखा और जमकर अभ्यास किया और फिर वो कर दिखाया जिस पर पूरे देश को नाज है। नेक्स्ट सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का प्लानिंग करना है, कैसे क्या किया जाए। बैडमिंटन में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने दुनिया की 5वें नंबर की
खिलाड़ी जापान की अकाने यामागुची को हराया। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने कल पूल ए के अंतिम मैच में पैने आक्रमण और बेहतरीन तालमेल से मेजबान जापान को 5-3 से हराकर सबका दिल जीत लिया। भारत पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है, लेकिन इस जीत से उसके हौसले को पंख मिले हैं। क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। वहीं महिला हॉकी में नवनीत कौर के गोल की मदद से भारत ने आयरलैंड को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। पहली बार ओलंपिक खेलों में चुनौती पेश कर रहे भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा ने अच्छी शुरुआत की। तालिका में वो 7वें स्थान पर हैं। तीरंदाजी, निशानेबाजी और एथलेटिक्स में कल का दिन निराशाजनक रहा। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन रैपिड स्पर्धा में राही सरनोबत और मनु भाकर क्वालिफाई नहीं कर सकें। एथलेटिक्स में अविनाश साबले फाइनल में जगह नहीं बना सके। MP जबीर पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में और दूती चंद महिलाओं की 100 मीटर रेस में क्वालिफाई नहीं कर सके। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और खेलों के इस महाकुंभ में आज किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, जानते हैं सिद्धार्थ से। टोक्यो ओलंपिक में कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप बी में अपने पहले ओलंपिक में हिस्सा ले रही कमलप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 64 मीटर चक्का फेंक कर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं सीमा पुनिया ने 60.57 मीटर चक्का फेंका और वो 6ठे स्थान पर रहीं। तीरंदाजी में अतनु दास को जापान के ताकाहारू फुरुकावा से प्री क्वार्टर फाइनल में 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। मुक्केबाजी में अमित पंघाल कोलंबिया के युबेर्जेन रिवाज से 1-4 से हार गए हैं। आज ही पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगी। आज हॉकी में भारतीय महिला टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच सुबह 8:45 से खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के YouTube चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में PV सिंधु का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त ताइवान की ताई जू यिन से होगा। ये मैच दोपहर में खेला जाएगा। निशानेबाजी में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफिकेशन में अंजुम मोदगिल और तेजस्विनी सावंत भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 पर अपना निशाना साधेंगी। पुरुषों की लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन में M श्रीशंकर का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:40 पर शुरू होगा। ओलंपिक खेलों में चीन 19 स्वर्ण पदक सहित कुल 40 पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। 17 स्वर्ण के साथ जापान दूसरे और 15 स्वर्ण लेकर अमेरिका तीसरे नंबर पर है। विदेश संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कल इटली में G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए विकास में संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्र की भूमिका विषय पर भारत का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने आर्थिक विकास और रोजगार प्रदान करने के साथ ही महिलाओं, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए अवसर सृजित करने में संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्रों के महत्व को रेखांकित किया। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के कुंड नगिनपुरा के तनवीर अहमद खान ने संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर राज्य को गौरवान्वित किया है। तनवीर को इस परीक्षा में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तनवीर जम्मू कश्मीर के ऐसे पहले विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता अर्जित की है। न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का सीधा प्रसारण जयपुर और पटना के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इन दोनों शहरों में इस ऐप पर आकाशवाणी के सीधे प्रसारण के श्रोताओं में लगभग 60% 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के हैं। देश के बड़े शहरों में जनसांख्यिकी के आधार पर न्यूज ऑन AIR रैंकिंग के मापन से ये बात सामने आई है। ताजा रैंकिंग में पुणे उन शहरों में शीर्ष पर है जिनमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का सीधा प्रसारण सर्वाधिक लोकप्रिय है। फिल्म प्रभाग क्रांतिकारी देशभक्त शहीद ऊधम सिंह की आज 81वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के तौर पर फिल्म शहीद ऊधम सिंह दिखाएगा। फिल्म का विशेष प्रदर्शन स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में सामान्य वर्षा का अनुमान है। तापमान 26 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में हल्की बूंदाबांदी या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। लेह में बिजली कड़कने के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। गिलगित में भी गरज के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। तापमान 19 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में सामान्य वर्षा हो सकती है। इम्फाल में भी सामान्य वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शिलांग में सामान्य वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आइजॉल में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कोहिमा में सामान्य वर्षा हो सकती है। तापमान 18 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ईटानगर में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। तापमान 24 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गंगटोक में भी सामान्य वर्षा या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और अगरतला में 1-2 बार गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के कल घोषित हुए परिणाम को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, बगैर परीक्षा के 99% से ज्यादा छात्र पास हुए। पत्र ने आगे लिखा है, जो संतुष्ट नहीं उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, खत्म हुआ इंतजार, मेरिट सूची नहीं हुई जारी, एक साथ मिलेगी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। हिन्दुस्तान लिखता है, 8 साल से लगातार बेटियां बाजी मार रही हैं। लोकसत्य लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने थपथपाई 12वीं पास करने वाले छात्रों की पीठ, कहा अनुभवी बनिए, मस्तक ऊंचा रखिए। संसद की कार्यवाही में गतिरोध बरकरार रखने को भी जनसत्ता ने पहली खबर बनाया है और लिखा है कि इस दौरान कुछ जरूरी विधेयक पेश किए गए। अमर उजाला की सुर्खी है, 9 दिन में सिर्फ 8 घंटे ही चली राज्यसभा, हंगामे में 33 घंटे बर्बाद। दैनिक ट्रिब्यून की पहली खबर है, कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच कराने पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हिन्दुस्तान ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के इस आश्वासन को दिया है कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम को हर संभव सहायता दी जाएगी और इन्हें बढ़ावा देने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। जनसत्ता की खबर है, भारत को 14 कलाकृतियां लौटाएगा ऑस्ट्रेलिया। पत्र ने इसे नैतिक प्रतिबद्धता बताते हुए लिखा है, जिन कलाकृतियों को लौटाया जाना है उनमें कांस्य या पत्थर की 6 मूर्तियां, पीतल की 1 कलाकृति शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करेंगे। भारत और चीन के बीच आज पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर से मोल्डो बॉर्डर प्वाइंट पर कोर कमांडर स्तर के 12वें दौर की वार्ता होगी। देश में अब तक 46 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 2,27,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को टीके की पहली डोज लगाई गई। 6 सदस्यीय केंद्रीय दल केरल में 10 चिन्हित जिलों में कोविड संक्रमण के फैलाव और नियंत्रण उपायों का विश्लेषण करेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक निलंबित रखने संबंधी परिपत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड की दूसरी लहर के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आयुष्मान भारत योजना के दायरे में 10 करोड़ परिवारों को लाया गया। अब 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए तक का
निःशुल्क उपचार करा सकने के पात्र। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।